Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के वो पहले अपलोड करें, यानी उनका इंट्रोडक्शन, फिर हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपलोड करें। तो मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी अपलोडेड हैं, और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट क्लिक कर लिंक पर पहुंच सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी सॉर्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। काफी बातें उसने बताई। एक तो उसने बोला कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता है भाई जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, और खास तौर पे जो यूनिट वेक्टर होता है, आपको 10.2 में भी हमने बहुत बार बताया है, जब आप किसी भी वेक्टर को, जो एक नॉर्मल वेक्टर होता है, उसको जब आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो LMN हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास, चलिए R वेक्टर है, राइट। अगर वो वेक्टर है AI BJ और CK, जब आप उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, LI MJ और NK, यानी जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो LMN हो जाते हैं। और LMN की अगर आप बात करें तो LMN में रिलेशनशिप होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे आता है रिलेशनशिप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखिए, जब भी वो आपको यूनिट वेक्टर बोले तो आपने इस तरीके से वेक्टर लिख लेना है, LI MJ और NJ। क्लियर। अब उसने आपको ये भी बताया कि XY प्लेन पर है ना। XY प्लेन का मतलब ये हुआ कि जो यहां पर N की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि यहां पर आपके पास अगर वो बोला है XY प्लेन तो इसका मतलब है Z के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें पता है कि LMN की वैल्यू क्या होती है। L क्या होता है आपके पास, cos थीटा, राइट। दिस इज cos अल्फा, दिस इज cos बीटा। तो जब वो बोलता है XY प्लेन, इसका मतलब Z के साथ 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, राइट। और अब इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको बताया है, और आपको क्या निकालना है, ये वेक्टर कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए हमने लिखा है यूनिट वेक्टर, है ना। ये किसका, कैप का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहां पर XY प्लेन पर है तो LI MJ, लेकिन N की वैल्यू क्या है, 0। जब भी वो बोले XY प्लेन तो N की वैल्यू 0। अगर वो बोले XZ प्लेन तो M की वैल्यू 0। अगर वो बोलता YZ प्लेन तो M और N तो होते, लेकिन L क्या होता, 0। क्यों, बिकॉज जिस भी प्लेन का नाम नहीं लिखा उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हमारे कोसाइंस में cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। तो फिलहाल क्योंकि XY प्लेन था तो Z को हमने क्या ले लिया, 0। हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये अगले चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, राइट। तो यहीं से इसको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिक्कत ना हो। नाउ L का मतलब क्या होता है, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो हमें एंगल विद द एक्स एक्सिस दे रखा था 30 डिग्री। नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अब हमारे पास एंगल विद द y एक्सिस नहीं था तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, यानी m की वैल्यू नहीं है, और n हमारे पास पहले ही है cos 90 डिग्री 0। आप कहिए कहां दिख रहा है cos 90 डिग्री, तो अभी आपको बताया कि अगर XY प्लेन है तो Z के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90, यानी n की वैल्यू 0 हो गई। सिंपल लैंग्वेज में आप यहां से भी देख सकते हैं n की वैल्यू 0 है। अब इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ L स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3/4, यहां पर कुछ नहीं है, M स्क्वायर, सॉरी दिस इज M स्क्वायर, राइट। और ये कितना हो गया आपके पास, 0। तो अब आपके पास सॉल्व करेंगे तो M स्क्वायर को यहीं रखेंगे, ये 1 में से 3/4 चला गया, 1/4, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 1/2, यानी आपके पास M की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यानी आपका जो ये यूनिट वेक्टर है ये कंप्लीट हो गया। L की वैल्यू पुट कर दीजिए √3/2 आई, और M की वैल्यू 1/2J, और N की वैल्यू कितनी है, 0K। आई होप इट्स क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग PQ। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको PQ वेक्टर बनाना है तो मैं ऐसे प्लॉट कर लेती हूँ जनरली, और जैसे आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में करते थे x2 माइनस x1, बिल्कुल सेम। अगर आपको PQ वेक्टर बनाना है ना, अगर आपको PQ वेक्टर बनाना है तो
क्यू में से, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल, यानी जहां से स्टार्ट किया इनिशियल, जहां पर आप रुके वो टर्मिनल। तो टर्मिनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करते हैं, तो पी क्यू वेक्टर में क्या होगा, क्यू में से पी के पॉइंट माइनस करते जाओ, तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। उसने क्या बोला था, इसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और उसने बोला था कि इसके स्केलर कंपोनेंट बताओ। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, जब हम आई जे के हटा देंगे तो वो स्केलर कंपोनेंट हो जाते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है जी, स्केलर कंपोनेंट हो गया। और अब आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ गया, देखिए ये है ना आपके पास a, ये क्या है आपके पास b और ये c। तो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कुछ याद आया, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बिल्कुल वही है बच्चों, सिर्फ आई जे के इसमें एक्स्ट्रा है, अदरवाइज वही है इसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही बढ़िया, उसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ओके, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यानी गर्ल पहले वेस्ट की तरफ जाती है, फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री पर मूव करती है 3 किलोमीटर। हमें बताना है उसके इनिशियल पॉइंट से उसके टर्मिनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पढ़कर मैडम कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हमारे साथ आप देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। राइट, ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, दिस इज नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब आपको बोला गया, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है इसका O, ये वेस्ट की तरफ गई। कितना गई वेस्ट की तरफ, आपको बताया गया है वेस्ट की तरफ ये कितना मूव करती है, 4 किलोमीटर। राइट, ये लिखा हुआ था 4 किलोमीटर। तो यहां पर आकर वो रुकी नहीं, यहां पर वो आगे गई। तो ये आपके पास O से, फॉर एग्जाम्पल हम इसको P पॉइंट ले लेते हैं। राइट, अब O से P की तरफ 4 किलोमीटर आई। अब यहां पर फिर से डायरेक्शंस बना लीजिए, बिकॉज वो यहां पर आने के बाद अलग से मूव कर रही है। तो सेम ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ध्यान से। राइट, अब आपको लिखा हुआ था ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये रीड करना सिखाया था। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को कैसे पढ़ते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो अब आप ये देखिए, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल, ये नॉर्थ है आपके पास, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपके पास, ये देखिए, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। क्लियर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो जो बचा हुआ एंगल हमारे पास है यहां पर, वो ऑटोमेटिकली कितने डिग्री हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। यहां पर वो कितने किलोमीटर मूव करती है, 3 किलोमीटर, और जाकर यहां पर स्टॉप हो जाती है। राइट, यहां पर आकर वो स्टॉप हो जाती है। इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम T पॉइंट। क्लियर, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मतलब वो O से P की तरफ गई, राइट, और P से फिर T की तरफ गई। क्लियर, हमसे पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी अगर O से डायरेक्ट वो T की तरफ चली जाए तब क्या आंसर होगा। यानी हमसे जो सवाल पूछा गया है वो OT वेक्टर का पूछा गया है। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे O से P की तरफ गई, P से T, तो अगर हम सीधा O से T की तरफ जाएं तो व्हाट वुड बी आंसर, मतलब OT वेक्टर की वैल्यू आपको बतानी है। राइट, दोबारा देखिए, हम एक बार आपको डायग्राम दोबारा बनाकर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मान लीजिए उसका इनिशियल पॉइंट ये है, यहां पर वो टोटल पहले कितने किलोमीटर आई, 4 किलोमीटर आई। राइट, और यहां पर अब डायरेक्शन फिर से बन गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमें बोला हुआ है आपके पास, ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमने क्या बोला हुआ है उसने आपको, ये देखिए, यहां पर 4 किलोमीटर वेस्ट पे आने के बाद शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको हमने आपको 10.1 में भी रीड करना सिखाया था, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का झुकाव डालते हुए 30 डिग्री का ये एंगल बनाते हुए ये यहां से यहां तक कितना डिग्री किलोमीटर मूव करती है, 3 किलोमीटर। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है बच्चों, 60 डिग्री, बिकॉज ये टोटल 90 डिग्री है। अब इसको हमने T पॉइंट ले लिया। अब वो O से P की तरफ गई, P से T की तरफ गई। हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अगर डायरेक्ट वो O से T पर पहुंच जाए तो क्या हमारा आंसर होगा। यानी हमें क्या करना है, बेसिकली OT वेक्टर फाइंड आउट कर दिखाना है। तो आई होप एग्जाम्पल वाला जो डायग्राम वाला पार्ट है वो मेरे बच्चों को क्लियर रहा हो। राइट, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अगर आपको OT वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास O पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए O पॉइंट तो है हमारे पास 0, 0। राइट, अब
ये वाला पॉइंट होना चाहिए, P पॉइंट भी है हमारे पास -4,0, क्योंकि आप देखिए अगर इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, तो -4,0। अब हमें चाहिए ये T पॉइंट। अब इस T पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। अब मैं सिर्फ इतने से ट्राइंगल को कंसीडर कर रही हूं, दिस वन, ये T है हमारा, इसको हम ले लेते हैं M पॉइंट, ये M है और ये P है। यहां पर आपका 90 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री है। हमें बेसिकली पहले ये TM निकालना पड़ेगा और ये PM निकालना पड़ेगा, तभी हमारे को T पॉइंट निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए एक बहुत नॉर्मल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा वही यहां पे प्लॉट होगा, राइट, और यहां से लेकर यहां तक जो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो y पॉइंट होगा। तो अगर हमें t के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो हमें OM भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और TM भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और OM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप PM फाइंड आउट करेंगे। अगर हम OP में से OM सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास, सॉरी, अगर हम OP में से PM सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें MO मिल जाएगा, और अगर हमें ये मिल जाएगा, M की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारे को X कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और अगर हमें TM मिल गया तो Y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये 3 है, क्लियर। अब हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए 10th क्लास में आपने सीखा है कि अगर आपके पास एंगल गिवन हो और अगर आपने और वैल्यूज निकालनी हो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशनशिप होता है, साइन का। अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद करा देते हैं आपको, P अपॉन H साइन थीटा होता है, राइट। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट्स √3/2। तो आप देखिए TM की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 वहां चला जाएगा, तो हमारे पास जो TM है वो आ गया 3√3/2, राइट, 3√3 किलोमीटर जो भी है। अब इसी तरीके से आप देखिए आपने बेस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास, कॉस। तो यहां पर हम ले लेते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी PM अपॉन में PT, जिसकी वैल्यू है 3। नाउ cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। नाउ PM अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास आ गई 3/2। अब हमारे पास PM भी आ चुका है, TM भी आ चुका है। जो TM है वो तो हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी हमें t के कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फॉर श्योर, पक्की बात है। चलिए अब हमें TM मिल गया। TM का मतलब क्या है, y एक्सिस, यानी TM, ये देखिए TM कितना है आपके पास, 3√3/2। तो ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस, तो ये हमने ले लिया 3 कॉमा। अब हमें चाहिए x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए हमें OM जानना पड़ेगा। तो OP डिस्टेंस में से, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितनी है, 4 है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं बोलते, -4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, OP डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 किलोमीटर, क्लियर। और PM कितना है, अभी अभी हमने निकाला है 3/2, क्लियर है मेरी बात, 3/2। तो अगर हमें OM निकालना है तो OM कैसे निकलेगा बताइए, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो OP डिस्टेंस में से अगर हम PM डिस्टेंस माइनस कर दें ना, OP इज 4 एंड PM इज 3/2, तो ये कितना आ गया, 5/2। इसका मतलब OM में जो M पॉइंट है ये कितना है, 5/2। लेकिन हमें पता है कि ये सॉरी यहां पर नेगेटिव x एक्सिस होता है, तो ये क्या प्लॉट होगा, -5/2, दिस इज -5/2। बस यही मेन चीज थी जो आपको फाइंड आउट करनी थी। एक बार ये कोऑर्डिनेट निकल गया, अब कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना था, OT वेक्टर निकालना था। तो O के कोऑर्डिनेट भी है, T के कोऑर्डिनेट भी है, बड़े आराम से हम OT वेक्टर निकाल लेंगे। तो OT वेक्टर हमें निकालना था, जिसमें से O के कोऑर्डिनेट है 0,0 और T के कोऑर्डिनेट -5/2 और 3√3/2। तो OT वेक्टर कैसे निकलेगा बताइए, OT वेक्टर दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे -5/2 -0 क्या आ गया, I, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3√3/2j। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, फिर इस ट्राइंगल का इस्तेमाल कर कर हमने T का ये वाला कोऑर्डिनेट TM निकाला जो कि y एक्सिस होगा, और हमने OM निकाला, सॉरी हमने निकाला PM, फिर OP में से PM को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो OM आ गया। और यहां पर मत कंफ्यूज होइएगा कि मैम आपने OP को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बिकॉज मैंने एक डिस्टेंस के तौर पे लिया कि OP डिस्टेंस में से अगर मैं OM डिस्टेंस को माइनस करूं तो सॉरी PM डिस्टेंस को माइनस करूं तो ये कितना निकल कर आता है आपके पास, राइट। तो ये कितना आया, 5/2। बाकी अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी, डिस्टेंस 5/2 में पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं इसे प्लॉट करूंगी बिकॉज ये नेगेटिव एक्सिस होता है आपके पास, तो -5/2, और उससे हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया और फिर हमने बना दिया OT वेक्टर। आई होप इट्स क्लियर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू कि उनका जो मैग्नीट्यूड का सम होगा वो भी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम इसका आंसर यस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर बी प्लस सी वैक्टर का सम ए वेक्टर हो, वहां पर उनके मैग्नीट्यूड का सम भी इक्वल हो, बट ऐसे भी वेक्टर्स हैं जहां पर इन दोनों का सम ए वेक्टर के इक्वल है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड नहीं। तो हम जस्टिफाई करने के लिए वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैंने एक बी वेक्टर लिया आई जे के, और सी वेक्टर टोटली अलग ले लीजिएगा, 2i 3j 4j कुछ भी ले लीजिए, नेगेटिव के साथ कुछ भी, आपने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब बी और सी वेक्टर के टोटलिटी से आपने एक ए वेक्टर डिराइव कर दिया। कैसे? इनको टोटल कर लीजिए, 3i 4j और 5 की, बन गया आपके पास ए वेक्टर। अब देखिए जो ए वेक्टर है, पक्की बात है यहां पर बी प्लस सी से ही निकाला है आपने, यानी ये वाली बात तो ट्रू है। अब मैं इन तीनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल रही हूं, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। तो मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला सबसे पहले, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज रूट 50। इसके फैक्टर करे तो ये आ गया 5 रूट 2। सिमिलरली मैंने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, विच इज 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट 3। ठीक है, ऐसे ही मैंने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, 2 का स्क्वायर 4, 9 और ये 16, दैट इज रूट 29। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पर ये बात ट्रू हो सकती है, एंड देयर इज, देखिए आप देखिए सामने आपके एग्जांपल है जिसमें ये बात ट्रू नहीं है। तो जब हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, तो अल्टीमेट आपका जवाब फॉल्स ही होता है, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो तो हमेशा ये ट्रू हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर ये इक्वल हो, जैसा कि अगर आप बी वेक्टर ले रहे हैं, अगर आप सी वेक्टर को इसका ट्वाइस ले लें, है ना, सिंपल, और फिर ए वेक्टर को आप जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स निकलेगा, तो वहां पर ये बात फिर भी ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये एग्जांपल में ये बात ट्रू नहीं हो रही, तो वन एग्जांपल नॉट ट्रू बोलने के लिए इनफ है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए सबसे पहले इस वेक्टर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अगर आप इस वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा xi yj और zk, राइट। अब यूनिट वेक्टर के केस में क्या होता है, ये lmn है ना, और हमें पता है कि l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता है 1, या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमने क्या करा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 रख दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है। नाउ ये क्या बन गया, रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 3 जो है वो रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, और x स्क्वायर का x, नाउ x एज इट इज ये वहां चला जाएगा, तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। तो आपका जो वेक्टर है वो बन जाएगा। फिलहाल हमसे उसने x की वैल्यू पूछी थी, वो निकल कर आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। तो अगर हमें 5 यूनिट वाला वेक्टर बनाना है तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 5 यूनिट वेक्टर बन जाता है। बट हमें किस वेक्टर का 5 मैग्नीट्यूड करना है, तो उसने कहा पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। नाउ यहाँ रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सम, यानी इन दोनों के सम से जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर जो है उसको आपने 5 यूनिट वेक्टर बनाना है। तो चलिए इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो आर वेक्टर इज अ सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, दोनों के सम से हमने वेक्टर निकाल लिया, कितना आ जाएगा 2i प्लस i 3i, 3j माइनस 2j प्लस j माइनस k प्लस k 0 के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर अलग, ये आ गया रूट 10। नाउ यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/√10i और 1/√10j और 0/√10 के। अब ये जो निकल कर आया ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। हमें क्या करना था, मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 5 यूनिट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 15/√10i और ये आ गया 5/√10j। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पीछे से आंसर मैच करना चाहते हैं तो इसको रैशनलाइज कर रखा है बच्चों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देते। तो रैशनलाइज कर दीजिए, √10 से ऊपर भी और नीचे भी, तो 15√10/10, 5√10/10, तो इसे कट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2√10 और √10/2j, राइट है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहता है, ए वेक्टर गिवन है हमें, बी वेक्टर गिवन है हमें और सी वेक्टर गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। तो बहुत सिंपल सा होता है, जिस भी वेक्टर के पैरेलल है बस आप वो वेक्टर निकाल लो। तो इसको सॉल्व करके आप वेक्टर निकाल लो, चाहे आप उसे आर वेक्टर नाम दे दो, चाहे डी वेक्टर नाम दे दो, फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर के अंदर, राइट। तो ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई, बी वेक्टर को माइनस करना है और सी वेक्टर का थ्राइस करना है। तो आर वेक्टर देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई, तो ए वेक्टर को
तो देखिए अगर हम a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 2i 2j 2k माइनस b वेक्टर मतलब इसके साइन बदल दीजिए माइनस प्लस माइनस और c वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई तो 3i माइनस 6j प्लस 3k। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए i वाली टर्म्स 2i माइनस 2i 0 प्लस 3i 3i आ गया 2j प्लस j 3j में से 6j गया 3j बच जाएगा 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k करेंगे तो 2k आ गया, ये वेक्टर आ गया। बस इसी को उसने बोला था कि इससे जो वेक्टर आएगा उसी के पैरेलल वेक्टर, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है और इसी का पैरेलल वेक्टर मतलब यही वेक्टर है ना, इसको आपने क्या कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यही करा, यूनिट वेक्टर के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, राइट। डिवाइड करके अलग अलग लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो 3/√22i माइनस 3/√22j प्लस 2/√22k। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स AC। देखिए वैसे कभी भी आपको रेशो निकालनी हो तो बेस्ट अप्रोच यही रहती है कि रेशो ना गिवन हो तो k रेशो 1 ले लो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको m रेशो n से ही करके दिखाऊंगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे रेशो को ही निकालना है तो मैं वहां k रेशो 1 लूंगी। तो जो भी आपको बढ़िया तरीका लगे आप वो फॉलो करिए, राइट। अब देखिए कोलिनियर प्रूफ करना है, कोई नया तरीका मत याद रखो। याद करो 10.2 एक्सरसाइज में 2 वेक्टर को आपने कोलिनियर करा था। यहां पर पॉइंट्स हैं, वेक्टर मतलब होता है लाइन, है ना। अभी फिलहाल ये पॉइंट्स हैं, तो पहले काम करो लाइन से पॉइंट से पहले लाइन वेक्टर निकाल लो। तो ए बी सी मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, पहले मैंने ए बी वेक्टर निकाला। कैसे निकालते हैं ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करते जाओ, 5 माइनस 1 और 0 माइनस दिस माइनस 2 माइनस दिस, तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं ना इसके, तो ये हमारा ए बी वेक्टर बन गया। नाउ बी सी वेक्टर निकाल लो। बी सी वेक्टर कैसे निकाला है, सी में से इसको माइनस करते जाओ। बीसी में बताया क्या था, सी में से बी को माइनस करते जाओ। 11 माइनस 5 3 माइनस 0 7 माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बीसी वेक्टर आ गया। बस एक बार 2 लाइन वेक्टर तैयार हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है, उनकी रेशो चेक करनी है और चेक करनी है, पहले से इक्वल मत लिखना बच्चों। बहुत सारे बच्चे पहले से इक्वल लिख देते हैं, फिर आप चेक क्या कर रहे हो। तो पहले चेक करो a1/a2 कितना आ रहा है, 4/6 2/3 आ रहा है। b1/b2 चेक करो, वो भी 2/3 आ रहा है। c1/c2 चेक करो, वो भी 2/3 आ रहा है। क्योंकि ये तीनों रेशोज इक्वल आ रही हैं तो आप बोलोगे ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, राइट। तो सबसे पहले चेक करो, जैसे मैंने अलग अलग चेक करो फिर लिखो कि ये तीनों इक्वल आ रही हैं, दैट मींस दे आर कोलिनियर, राइट। उसके बाद उसने कहा फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स AC। तो अब आपको बी की रेशो निकालनी है। तो मैंने ए बी सी तीनों पॉइंट का वेक्टर क्रिएट कर दिया, राइट। और हमारी रेशो नहीं गिवन m रेशो n, नहीं तो आप इसे k रेशो 1 भी ले सकते हैं, दोनों कन्वीनियंट रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ रेशो निकालनी है कि b किस रेशो में AC को डिवाइड करा था। तो b को हमने कहीं पर इन बिटवीन ले लिया, बीच में मिड में नहीं लिया, इन बिटवीन कहीं भी ले लिया। और a और c क्या फॉर्मूला होता है अगर हमें b वेक्टर निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है m इंटू में c वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर प्लस n इंटू में a वेक्टर अपॉन में m प्लस n। तो मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, देखिए b वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू में c वेक्टर प्लस n इंटू में a वेक्टर अपॉन m प्लस n। b वेक्टर हमारे पास है, उसे पूरा लिख दीजिए यहां पर, राइट। फिर m को c वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11mi 3mj 7mk, राइट। और फिर n वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ni माइनस 2nj माइनस 8nk होल अपॉन में आपके पास क्या आ गया, m प्लस n। अब आप क्या करेंगे, जो i वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ, है ना, 11m प्लस n ब्रैकेट में i, 3m माइनस 2nj 7m माइनस 8n अपॉन के, और सबके अपॉन में m प्लस n जो है वो अलग अलग अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको भी। ये देखिए ये हमारा राइट साइड पे चल रहा था, यहां पर हमने i वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, j वाली और k वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ कर ली, राइट। बस अगर 2 वेक्टर आपके पास इक्वल हैं तो ऑन कंपैरिजन आप क्या लिखोगे कि ये वाली जो चीज है ये 5 के इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने इस चीज को 5 के इक्वल इक्वेट कर दिया। और जो ये वाली चीज है ये 0 के इक्वल इक्वेट होनी चाहिए। बस 2 काफी हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल मिसिंग है, 2 काफी है। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से काम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया 11m प्लस n 5m प्लस 5n, यहां कर माइनस हुआ 6m अपॉन 4n। हमें क्या निकालना है, m अपॉन n निकालना है। तो m अपॉन n करा, 4/6 करा, तो आ गई रेशो अपने पास 2:3, राइट। यही चीज आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3m इज इक्वल टू 2n, 3m इज इक्वल टू 2n उधर चला गया, n जो है वो इसके अपॉन में आ गया, आ गई 2:3। तो आपके पास जो रेशो निकालनी थी किस रेशो में उसको डिवाइड करता है, तो वो आ गई 2:3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड पोजीशन वेक्टर आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स। तो हमें आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, हमें पी और क्यू वेक्टर दे रखा है, राइट। एक्सटर्नली रेशो भी दे रखी है। तो पहला पार्ट तो यही कह रहा है कि मुझे आर वेक्टर निकाल कर दे दो अगर पी क्यू वेक्टर ये है और एक्सटर्नली डिवीजन करा गया है आर के द्वारा। फिर कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो दो पार्ट है के करके शो करते हैं। पार्ट 1 में हमसे कहा गया कि आर वेक्टर फाइंड आउट करो अगर वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो पी क्यू को हमने एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो आर को बाहर ले लिया। तो पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है और रेशो है 1:2। अगर हमें आर वेक्टर निकालना है एक्सटर्नली में तो क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू में क्यू वेक्टर माइनस n इंटू में p वेक्टर अपॉन में m माइनस n। माइनस आ जाता है एक्सटर्नली में। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू में p वेक्टर अपॉन में 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो इसे ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, a माइनस 4a माइनस 3a, नीचे -1 लगा हुआ उससे पॉजिटिव हो जाएगा ये बाद में, -3b -2b -5 भी आएगा। तो जो ये -1 है ये पूरे के बाहर है बच्चों, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव में -3a -5 भी आ रहा था उसको उसने बना दिया 3a + 5b। तो पार्ट 1 डन हो गया। हमें आर वेक्टर निकालना था। अब उसने कहा कि ये प्रूव करो कि P जो है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो ठीक है, हमने आर क्यू ले लिया और P को बीच में ले लिया। अब अगर मिड पॉइंट लाना है तो हमें रेशो 1:1 लेकर आनी पड़ेगी। अब देखो फिर से यहाँ रेशो फाइंड आउट करनी है। तो या तो आप m/n ले लो या कभी भी रेशो निकालनी हो तो उसे k/1 ले लो, इजी हो जाता है, राइट। तो अब मैं आपको k/1 से करके दिखा रही हूँ और मुझे प्रूव करना है P मिड पॉइंट है, राइट। तो मैंने P वेक्टर निकालना है। तो P वेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए। P वेक्टर निकलेगा m इंटू में क्यू वेक्टर यानी k इंटू में दिस, ये देखिए k इंटू में दिस प्लस n इंटू आर वेक्टर अपॉन में k+1। क्लियर। p वेक्टर लिख दीजिए। p वेक्टर क्या है 2a प्लस b वेक्टर। अब यहां पर हमने क्या किया, a कॉमन लेना है। तो ये आप देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से a वेक्टर कॉमन लोगे तो k+3 a वेक्टर, k+1 अलग कर दिया। सिमिलरली ये हो जाएगा -3k + 5 अपॉन में k+1 b वेक्टर अलग कर दिया। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशंस हैं, जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2, सिमिलरली दैट शुड बी इक्वल टू 1। बट एक ही काफी है क्योंकि एक ही वेरिएबल मिसिंग है। तो इसको अगर आप 2 के इक्वल इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1 आ रही है। अगर k की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब रेशो क्या बन गई, 1:1। दैट मीन्स p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और आई होप जो हमारा मोटिव होता है कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, वो हमारी वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं पूरा करती हूँ। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को जितना भी ज्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मतलब डायगोनल वेक्टर निकालना है और फिर उसका यूनिट में भी कन्वर्जन करना है और साथ के साथ इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। आपको एडजेसेंट साइड मतलब लेंथ ब्रेथ ही दी होगी, तो हमने इसको AB ले लिया, इसको BC ले लिया। अब हमें डायगोनल वेक्टर निकालना है, तो बस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका डायगोनल वेक्टर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो AB प्लस AC, ये दोनों को प्लस, सॉरी AB और BC को हमने प्लस कर दिया, 2i प्लस i 3i, और ये आ गया -6j और ये आ गया 2k। ये आ गया आपके पास डायगोनल वेक्टर। अब हमें डायगोनल वेक्टर को किस में कन्वर्ट करना था, यूनिट वेक्टर में। तो ठीक है, हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जो कि था 9 + 36 + 4 विच इज √49, जो कि रूट से बाहर निकल आएगा 7। तो 3/7i -6/7j एंड 2/7k, राइट। तो यूनिट वेक्टर भी बन गया। क्लियर। दूसरा सवाल उसका क्या था, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। तो दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उससे जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल दिया जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो हमें A क्रॉस B निकालना है। तो आप देखिए A क्रॉस B हमने निकाल दिया, A वेक्टर हमने इसको ले लिया, B हमने इसको ले लिया। तो i j k, A के एलिमेंट है 1 - 2 3 और B के एलिमेंट है 2 - 4 और 5। और इसके बाद आपको पता है इसको एक्सपैंड करना है आपने डिटरमिनेंट को, I एज इट इज। देखिए -10, ठीक है, फिर माइनस बीच में होता है, ये है 12, -4 -3 12 हो जाएगा ना, -12 -j 5, फिर माइनस होता है बीच में और ये -6 आ रहा है तो +6 हो जाएगा। k, ये कॉलम और ये रो -4 और एक माइनस बीच में होता है +4 हो जाएगा। तो हमारा वेक्टर तैयार हो गया -22i
प्लस 11j एंड 0 की। तो बस अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, क्योंकि a क्रॉस b हमारे पास हो चुका है और हमें उसका क्या करना होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, वो हमारा एरिया आ जाता है। तो हमने 22 का स्क्वायर करा 484, 11 का स्क्वायर करा 121 और खैर 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 605। इसके प्राइम फैक्टर जरूर करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 5, तो रूट से बाहर आ जाएगा आपके पास 11√5। आपका आंसर हो जाएगा 11√5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो एरिया होता है या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में। आई होप हमारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हों, तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।